नियम और शर्तें लागू। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मलेशिया के सफल दौरे के लिए रवाना। विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए दोनों देशों के बीच हुए अहम समझौते। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आतंकवाद के खिलाफ भारत मलेशिया एकजुट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में की नक्सलवाद पर हाई लेवल सुरक्षा समीक्षा बैठक। छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र और ओडिशा के नक्सल प्रभावित इलाकों की सुरक्षा स्थिति पर हुई चर्चा। नौ व्यापार समझौतों में से किसी में भी राष्ट्रीय हितों के साथ समझौता नहीं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, आज का भारत मजबूती, आत्मविश्वास के साथ व्यापार समझौतों पर कर रहा बातचीत। अमेरिका के साथ समझौते में किसानों के लिए होंगे पर्याप्त सुरक्षा उपाय। भाजपा के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार का 1 साल पूरा। राष्ट्रीय राजधानी को मिला विभिन्न परियोजनाओं का उपहार। 500 इलेक्ट्रिक बसों को भी दिखाई गई हरी झंडी। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पिछली आप सरकार के कुशासन पर उठाए सवाल। आईसीसी टी20 विश्व कप में आज न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को 5 विकेट से हराते हुए जीत के साथ की शुरुआत। दूसरे मुकाबले में नेपाल के खिलाफ इंग्लैंड कर रहा है बल्लेबाजी। शाम को श्रीलंका आयरलैंड होंगे आमने सामने। तो इस वक्त की बड़ी सुर्खियों के बाद आइए अब नजर डालते हैं खबरों पर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय मलेशिया यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न कर स्वदेश के लिए रवाना हो चुके हैं। ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और अपनी सफल मलेशिया यात्रा संपन्न करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेश के लिए रवाना हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मलेशिया यात्रा के दौरान वैश्विक शांति और स्थिरता को लेकर भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। साथ ही मलेशिया की आसियान और इंडो पैसिफिक में भूमिका को सहयोग करने की बात भी प्रधानमंत्री ने कही। दोनों ही देशों ने यह दिखाया भी कि वो क्षेत्रीय और समग्र रणनीतिक साझेदारी को प्रगाढ़ करने के लिए काम करेंगे। भारत और मलेशिया की समृद्धि एक दूसरे से जुड़ी हुई। हम स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट से इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन का रास्ता बनाएंगे। हम आसियान के साथ पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में विकास, शांति और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मलेशिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों को गहरा और आत्मीय बताया। पुत्रजा स्थित परदाना पुत्र भवन में उनका औपचारिक स्वागत हुआ। गार्ड ऑफ ऑनर और उसके बाद प्रतिनिधिमंडल स्तर और द्विपक्षीय वार्ताएं हुई। दोनों ही प्रधानमंत्रियों ने एक दूसरे के बढ़ते सहयोग, साझा संस्कृति, सभ्यता की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ दोहरे मापदंड अस्वीकार्य होने चाहिए, जबकि मलेशिया के प्रधानमंत्री ने वैश्विक शांति और स्थिरता में भारतीय भूमिका की सराहना की। वैश्विक अस्थिरता के इस माहौल में भारत और मलेशिया की बढ़ती मित्रता दोनों देशों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारा साझा मत है
कि आज के चैलेंजेस का समाधान करने के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म बहुत जरूरी है। हम शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे और आतंकवाद पर हमारा संदेश स्पष्ट है। नो डबल स्टैंडर्ड्स, नो कॉम्प्रोमाइज। India is growing by leaps and bounds. It won spectacular rise in the international economic and trade scene, and therefore Malaysia, in the ASEAN context, would certainly benefit immensely if we could secure more ways and opportunities to collaborate with India. भारत मलेशिया के बीच 16 आउटकम डॉक्यूमेंट सामने आए हैं, जिसमें आपदा प्रबंधन, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई में दोनों देशों की संस्थाओं के बीच सहयोग, सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सहयोग, स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा और मलेशिया में यूपीआई सेवाओं की शुरुआत प्रमुख हैं। भारत जल्द ही मलेशिया में एक नया कॉन्सुलेट खोलेगा, जिससे पर्यटन और प्रवासियों को बढ़ावा मिलेगा। कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और ऑडियो वीडियो संयुक्त निर्माण को लेकर भी एक समझौता सामने आया है। भारत और मलेशिया को तमिल भाषा के प्रति साझा प्रेम भी जोड़ता है। मुझे भरोसा है कि आज के ऑडियो विजुअल एग्रीमेंट से फिल्म और संगीत, विशेष रूप से तमिल फिल्में, हमारे दिलों को और पास लाएगी। दोनों देशों के बीच समग्र रणनीतिक साझेदारी है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने और प्रगाढ़ बनाने और मजबूत करने पर जोर दिया। आसियान क्षेत्र और इंडो पैसिफिक की समृद्धि, सुरक्षा और स्थिरता को लेकर भी दोनों देशों ने सहयोग जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। पुत्रजय से शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मलेशिया के शीर्ष बिजनेस लीडर्स ने मुलाकात की। फिसन इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन के संस्थापक सीईओ पुआ खेनसेंग ने प्रधानमंत्री से मुलाकात को यादगार अनुभव बताया। बरजया कॉरपोरेशन के संस्थापक और सलाहकार विंसेंट टैन ची यियों ने भी प्रधानमंत्री से मुलाकात की। उन्होंने प्रधानमंत्री के नेतृत्व की जमकर प्रशंसा की। खजाना नेशनल के प्रबंध निदेशक फैसल जाहिर ने भी प्रधानमंत्री से मुलाकात की। उन्होंने प्रधानमंत्री से भेंट पर बेहद खुशी व्यक्त की। पेट्रोनास के सीईओ टेंगकू मोहम्मद तौफीक ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात को बेहद अहम पल बताया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें तमाम सारे उद्योगपतियों से मिलते हुए। वहीं अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मलेशिया में आईएनए के सिपाहियों से मुलाकात की। इंडियन नेशनल आर्मी का भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में महत्वपूर्ण योगदान है। इसका नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस ने किया था। It was an extremely wonderful and pleasurable blessing that I had. The Prime Minister was looking so young, and he could recollect the past of Netaji Subhash Chandra Bose, with whom I had the pleasure of meeting, and I was even garlanded by him. And we were talking about the progress of India since the early days. And I quite humbly congratulated the Prime Minister for being firm and developing India in many areas, caring for the villages of India, building toilets, taking care, providing for their health, and again then of course being strong, how strongly he is concentrating on the economic development of India and how it is progressing. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में आज नक्सल प्रभावित क्षेत्र की स्थिति का जायजा लिया। एक
उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र और ओडिशा के नक्सल प्रभावित इलाकों की स्थिति पर चर्चा हुई। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, राज्य पुलिस और खुफिया एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए। बताया जा रहा है कि इस समीक्षा बैठक से नक्सल विरोधी अभियानों में और तेजी लाने का आह्वान किया गया है। गृह मंत्री का यह दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार ने नक्सलवाद को खत्म करने के लिए 31 मार्च 2026 की समय सीमा तय की है। इस समय सीमा की घोषणा खुद गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान की थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए बैंकिंग क्षेत्र को और मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। उन्होंने बताया कि जल्द ही विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा, जो देश की बढ़ती वित्त पोषण जरूरतों को पूरा करने में सक्षम बड़े और सशक्त बैंकों के निर्माण का रोड मैप तैयार करेगी। एक साक्षात्कार में वित्त मंत्री ने कहा कि विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग और सामाजिक क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश की जरूरत होगी। ऐसे में यह समिति तय करेगी कि बैंकिंग क्षेत्र में किस तरह के संरचनात्मक सुधार, पूंजी विस्तार और नीतिगत कदम जरूरी हैं, ताकि दीर्घकालिक वित्त पोषण सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार का फोकस ऐसी बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने पर है जो भविष्य की आर्थिक चुनौतियों का सामना कर सकें और भारत को विकसित अर्थव्यवस्था बनाने की यात्रा में मजबूत वित्तीय आधार प्रदान करें। भाजपा के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने अपना 1 वर्ष पूरा कर लिया है। आज से विभिन्न विभागों के विकास कार्यों और परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास की शुरुआत हो चुकी है। आज रामलीला मैदान में 500 इलेक्ट्रिक बसों को दिल्ली की जनता के लिए समर्पित किया गया। इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने ईवी बसों को हरी झंडी दिखाई और दिल्ली पानीपत बस सेवा का उद्घाटन किया। इस अवसर पर 20 फरवरी तक कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जहां रोजाना सरकार की कई योजनाओं को जनता को समर्पित किया जाएगा। 21 फरवरी को दिल्ली सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने पेश करेगी और 22 फरवरी से फिर से जनता के बीच जाकर उन्हें सीधे अपनी उपलब्धियों के बारे में बताया जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में मेट्रो के विस्तार का काम जारी है। जनता को 500 ई बसें समर्पित की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2028 तक 14,000 ई बसें सड़कों पर उतरेंगी और जल्दी ही ईवी पॉलिसी लाने की घोषणा की जाएगी। कि इस साल हमने अपने बजट में 5,000 करोड़ की राशि दिल्ली मेट्रो को दी है, ताकि उनका काम और स्पीड में चले और दिल्ली को एक बेहतर साधन ट्रांसपोर्ट का मिल सके। दिल्ली पहला राज्य बना है जो आदरणीय अमित शाह जी के सहकार भारती सहकार टैक्सी को अनुबंध साइन करने के बाद सबसे पहले दिल्ली ने सहकार टैक्सी के साथ अनुबंध किया है। हम लोग ई रिक्शा पे भी नई पॉलिसी लेके आ रहे हैं, ताकि ई रिक्शा को रेगुलराइज किया जा सके और उनको बेहतर सुविधा के नाते इस्तेमाल किया जा सके। दिल्ली सरकार एक बेहतरीन ईवी पॉलिसी लेके आएगी, जिसमें दिल्ली को बेहतर एनवायरमेंट फ्रेंडली और क्लीन फ्यूल प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के साधन मिल पाएंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने रामलीला मैदान में 500 नई इलेक्ट्रिक बसों के शुभारंभ को लेकर दिल्ली सरकार को बधाई दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने अपने वादों को पूरा किया और ये कदम दिल्ली के परिवहन व्यवस्था को और भी बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। नितिन नवीन ने दिल्ली की पुरानी सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि पिछले शासन में किए गए झूठे वादे लगातार दिल्ली की जनता के लिए समस्या बने रहे। बहुत लंबे समय तक
उनके झूठे वादों से, पुरानी सरकार के झूठे वादे लगातार दिल्ली की जनता के लिए समस्या का कारण बने थे। लोग बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाते थे, बड़े बड़े कार्यक्रम को अंजाम देते थे, पर वो कागज के घोड़े दौड़ाते थे। आपने जमीन पर भी बसेस को दौड़ाने का काम जो शुरू किया है, निश्चित रूप से ये परिणाम देने वाली सरकार है। और इसी के साथ समाचार में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ। आज ही खरीदें। मैसेज मैसेज मैसेज। डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूं। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस। यूपीआई कहता है अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का कहना है कि समान नागरिक संहिता यूसीसी को बनाते समय सभी को विश्वास में लिया जाना चाहिए ताकि मतभेद पैदा ना हो। मोहन भागवत ने आरएसएस के शताब्दी समारोह के मौके पर आयोजित मुंबई में संघ की 100 साल की यात्रा नए क्षितिज कार्यक्रम में ये बात कही। उन्होंने कहा कि संघ का दृष्टिकोण हमेशा से सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने का रहा है और किसी भी सुधार की दिशा में आगे बढ़ते समय इसी भावना को केंद्र में रखा जाना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है तो अच्छा है। अपना देश वास्तव में एकतंत्रवादी नहीं है, तो हमारा विविधता को कोई विरोध नहीं है, लेकिन अगर हो सकता है एक देश के लोगों का एक तंत्र, तो अच्छी बात है। एकता और मजबूत होती है, एकता को कोई खतरा होने की संभावना कम हो जाती है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश को एकात्म बनाने के लिए बहुत अच्छा उपकरण है और इसलिए जब यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे तब आपस में झगड़े नहीं करने चाहिए। लाना इस तरह से है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारत का विभाजन इसलिए हुआ क्योंकि हिंदू भाव को भुला दिया गया। मोहन भागवत ने कहा कि धर्म के कारण ही देश का विभाजन हुआ। भारत में इस्लाम और ईसाई धर्म आज भी मौजूद हैं। कभी कभी झड़पें होती हैं, लेकिन फिर भी देश एकजुट रहा। लेकिन हिंदू भाव का विस्मरण भारत के विभाजन का मुख्य कारण बना। अब आप 247 में भारत विभाजन का डर पालने के बजाय 247 की में अखंड भारत के उदय की कल्पना करो। अरे जो 500 साल सुल्तान बादशाह यहां रहकर नहीं कर सके, जो 200 साल में अंग्रेज नहीं कर सके, वो स्वतंत्र भारत में अब क्यों होगा फिर से? ये 1947 नहीं है। अब हम बहुत आगे बढ़ गए हैं। अब भारत को तोड़ने वाले टूट जाएंगे, भारत जुड़ जाएगा। ये होगा और ये हम करके रहेंगे। ये संकल्प आप मन में मजबूत बनाओ। तो कुछ ये जो सपने देख रहे, दुस्वप्न देख रहे हैं, उनके मंसूबे कभी सफल नहीं होंगे। हम सब लोग हैं, हम ये होने नहीं देंगे, ऐसा सोचें। 5 दिन के भारत दौरे पर आए सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी ने नई दिल्ली पहुंचे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात होनी है। बता दें कि सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक
हरमीनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत की अपनी पहली राजकीय यात्रा पर गुरुवार को चेन्नई पहुंचे। ये यात्रा 10 फरवरी तक चलेगी। अक्टूबर 2025 में पदभार ग्रहण करने के बाद भारत की उनकी पहली यात्रा है। राष्ट्रपति पैट्रिक हरमीनी का ये 5 दिवसीय आधिकारिक दौरा भारत सेशल्स राजनयिक संबंधों की स्वर्ण जयंती के अवसर पर हो रहा है। इससे पहले सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमीनी ने मुंबई में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। इस मुलाकात में सेशल्स के विदेश और प्रवासी मामलों के मंत्री बैरी फॉरे, वित्त, आर्थिक योजना, व्यापार और निवेश मंत्री पियरे लापोर्टे भी मौजूद रहे। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अलावा मुख्य सचिव समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की बढ़ती व्यापारिक पहुंच और दुनिया में विभिन्न देशों के साथ होते व्यापारिक समझौतों पर उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अपने विचार रखे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मैं भारत के भविष्य को लेकर बहुत उत्साहित हूं। हमारी सरकार ने दुनिया भर में 38 देशों के साथ 9 समझौते किए हैं। ये 38 देश विश्व जीडीपी के एक बहुत बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे किसानों, मछुआरों, श्रमिकों, व्यवसायियों, निवेशकों को बहुत सारे अवसर मिलेंगे। I'm very excited about the future of India. I can see before my eyes all these international engagements, and we've done 9 agreements across the world, east, west, covering different continents, covering 38 countries. These 38 countries represent a very large part of the world GDP. Therefore, I can see before my eyes the huge potential that going international is going to provide for our farmers, our fishermen, our workers, a lot of job opportunities, our business persons, investors, MSMEs will flourish. Effectively, we have opened up large markets in addition to India's fastest growing large economy providing a big market itself. This is the path to Viksit Bharat 2047. केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ही फोकस्ड हैं। अगर भारत को एक विकसित देश बनाना है तो हमें दुनिया के अन्य विकसित देशों के साथ काम करना होगा और इसलिए उनका फोकस व्यापार संबंधों को विस्तारित करने, विकास और व्यवसाय के लिए अवसर खोलने पर, इससे दोनों पक्षों के लिए जीत जैसा है। As I said, Prime Minister Modi is very focused. If India has to become a developed country, we have to work with other developed countries in the world. And therefore, his focus has been on expanding trade relations, opening avenues for growth and business with other developed countries, not developing countries. And developed countries naturally are unable to compete on our areas of interest, and they have things to offer which really we need. So it's a win-win for both. हरियाणा के सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में शनिवार शाम झूला टूटने से हुए बड़े हादसे में ड्यूटी पर तैनात इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद ने अपनी जान गंवा दी थी। इस घटनाक्रम के संबंध में थाना सूरजकुंड में हिमाचल फन केयर कंपनी के प्रोपराइटर मोहम्मद शाकिर और एक अन्य आरोपी नितेश निवासी मेरठ कैंट उत्तर प्रदेश के विरुद्ध गैर इरादतन हत्या की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया गया है। पार्थ गुप्ता एमडी टूरिज्म के अनुसार मामले की जांच के लिए थाना सूरजकुंड की एक विशेष अनुसंधान टीम गठित की गई है। टीम द्वारा वैज्ञानिक पहलुओं के आधार पर मामले का अनुसंधान किया जा रहा है। कल जो है करीबन 6:15 बजे शाम में यहाँ पे मेले में जो अम्यूजमेंट पार्क में एक जो झूला था उसमें एक्सीडेंट हुआ। करीबन 12 लोग जो हैं वो एडमिट हुए थे कल हॉस्पिटल में और एक हमारे जो इंस्पेक्टर साहब थे उनकी जो है कल इस इंसिडेंट में रेस्क्यू करते हुए जो है डेथ हो गई। वो ऑन ड्यूटी थे इंस्पेक्टर जगदीश जी। प्रशासन ने जो है एक एडीसी लेवल की टीम जो है
कमेटी गठित करी है इस पूरे प्रक्रिया को जांच करने के लिए, और इसमें जो भी कमी पेशी आएगी उसके ऊपर आगे जो है नियमानुसार कार्रवाई होगी। वाराणसी पुलिस ने कोडीन कफ सिरप के अवैध कारोबार में शामिल 5 प्रमुख आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह सिरप का उपयोग अक्सर नशे के लिए किया जाता है और यह राज्य में बढ़ती अवैध ड्रग्स के कारोबार का हिस्सा है। पुलिस ने इन आरोपियों के पास से बड़ी मात्रा में कोडीन कफ सिरप बरामद की है, जिससे वो अवैध तरीके से सप्लाई कर रहे थे। काशी जोन के डीसीपी ने बताया कि पिछले साल दर्ज अभियोग के बाद अब तक 18 से अधिक गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इनके द्वारा लाखों की मात्रा में कफ सिरप की फर्जी खरीद फरोख्त कर करोड़ों का व्यापार किया गया था। नेटवर्क के सभी सदस्यों को चिन्हित कर सख्त कार्रवाई की जा रही है। कोडीन कफ सिरप का अभियोग पंजीकृत कराया गया था कोतवाली थाना में पिछला साल। उसमें आज जो शुभम जायसवाल था उसके मुख्य जो साथी थे, 5 साथी, उनको आज गिरफ्तार किया गया है। इनके द्वारा लाखों की मात्रा में जो कोडीन कफ सिरप है उसकी खरीद फरोख्त फर्जी तरीके से की गई है और करोड़ों का व्यापार जो है शुभम जायसवाल के साथ किया गया है। 18 से ऊपर इसमें गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं कफ सिरप में, और लगातार जो भी इसमें नेटवर्क में शामिल थे लोग सभी को चिन्हित किया जा रहा है, सब पे कार्रवाई की जा रही है। और इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।